हेलो दोस्तों, मैं कोमल परयार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब तक पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी अगली क्लास। क्या भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता। ठीक बच्चों, हमने पिछली क्लास में जाना था भाग 1 के बारे में, जिसका विस्तार कहां से कहां तक था, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय संविधान का भाग 2, ठीक, जिसका विस्तार अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। ठीक, और भारतीय संविधान का भाग 2 किसकी बात करता है बच्चों? तो भाग 2 बात करता है नागरिकता की। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं नागरिकता क्या होती है। देखिए बच्चों, हम अपने अनुच्छेद पर पहुंचने से पहले थोड़ी कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, आगे समझने में आसानी होगी। वैसे इतना हार्ड तो नहीं लगने दूंगा मैं आपको, आसानी तो होगी ही, लेकिन समझ लीजिए। ठीक, तो जो नागरिकता होती है बच्चों, उसमें हम 4 प्रकार के नागरिकों को बांटते हैं। कौन सा? नंबर 1 नागरिक। ठीक बच्चों, क्या? नागरिक। अब ये नागरिक कौन होता है? तो देखिए बच्चों, नागरिक उस देश का पूर्ण सदस्य होता है। कौन होता है नागरिक? तो नागरिक उस देश का पूर्ण सदस्य होता है। ठीक, नागरिक उस देश का पूर्ण सदस्य होता है। ठीक, वह उस देश के संविधान व उस देश के प्रति क्या निष्ठा रखता है। कौन? जो नागरिक होता है उस देश का, वो क्या रखता है? संविधान के प्रति निष्ठा रखता है। ठीक, और उस देश के प्रति भी निष्ठा रखता है। ठीक, और क्या चीजें होती हैं? तो और बच्चों, उसको उस देश के सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं या मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है बच्चों? देखिए 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका विस्तार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 भाग 3 के बाद आएगा, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक, तो नागरिक कौन होता है? नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसको उस देश के समस्त मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक, नागरिक वह होता है जो उस देश के प्रति निष्ठा रखता है, उस देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखता है। और नागरिक कौन होता है? नागरिक उस देश का पूर्ण सदस्य होता है। और नागरिक कौन होता है बच्चों? तो और नागरिक वह होता है जो उस देश का पासपोर्ट धारक हो। ठीक, अब आप लोग कहेंगे हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं है। तो सुनो बच्चों, नागरिक वह होता है जो उस देश का पासपोर्ट धारक हो या पासपोर्ट धारण करने की अर्हता रखता है। क्या हो? पासपोर्ट धारक हो या पासपोर्ट धारण करने की अर्हता रखता हो। ठीक बच्चों, तो नागरिक समझ गए आप नागरिक कौन होता है। ठीक, नागरिक क्लियर। ठीक, अगर आपसे अब कोई पूछे कि नागरिक कौन होता है, तो नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसको उस देश के पूर्ण मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक उस देश और उस देश के प्रति निष्ठा रखता है। नागरिक उस देश का पासपोर्ट धारक होता है या पासपोर्ट धारण करने की अर्हता रखता है। ठीक, ये हो गया कौन? नागरिक। अब आते हैं अन्य देशी नागरिक बच्चों। तो अन्य देशी नागरिक कौन होते हैं? गर्मी बहुत है। अन्य देशी नागरिक कौन होते हैं बच्चों? तो अन्य देशी नागरिक वह व्यक्ति, देखिए अन्य देशी नागरिक को बच्चों हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने? जो अन्य देशी नागरिक होते हैं बच्चों, हम लोग इनको कितने, हम लोग इनको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। नंबर 1 कौन? मित्र अन्य देशी नागरिक, और दूसरा शत्रु अन्य देशी नागरिक। ठीक, कितने प्रकार से बांट के पढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसको? अन्य देशी नागरिक को। तो अन्य देशी नागरिक को बच्चों हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक, कौन कौन? एक तो हो गया मित्र, पहला देख लीजिए, एक हो गया शत्रु और दूसरा हो गया मित्र। ठीक, कंफर्म हुआ बच्चों? तो पहला शत्रु और दूसरा कौन? मित्र देशी नागरिक। तो शत्रु देशी नागरिक जो हमारा शत्रु हो। ठीक, मित्र देशी नागरिक जो हमारा मित्र हो। तो बच्चों यहीं पर एक चीज गौर से सुनना, जो यह मित्र देशीय नागरिक होते हैं, इनके पास अनुच्छेद 21 प्राप्त होता है। ठीक, जो मित्र देशी नागरिक हैं हमारे, उनको कौन सा अधिकार प्राप्त है हमारे मौलिक अधिकार का या भाग 3 का? तो बच्चों उनको भाग 3 का अनुच्छेद 21 प्राप्त है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या?
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किसको है? जो मित्र अन्य देशी नागरिक हैं। ठीक, देखिए इनको 21 प्राप्त है बट 19 प्राप्त नहीं है। तो भारतीय नागरिक उनको 19 भी प्राप्त है और 21 भी प्राप्त है, लेकिन जो अन्य देशीय नागरिक है उनको क्या केवल अनुच्छेद 21 प्राप्त है। ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो समझ में आया बच्चों? नागरिक समझ लिया आपने कौन होता है, अन्य देशीय नागरिक समझ लिया कौन होता है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्या राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी व्यक्ति, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके पढ़ते हैं। ठीक, ये कौन होते हैं और ये कौन होते हैं। ठीक बच्चों, तो जो राज्य विहीन व्यक्ति होते हैं बच्चों, देखिएगा आप, जो राज्य विहीन व्यक्ति होते हैं यह जिस देश से आए हैं इनके पास ना तो उस देश के कागज होते हैं और वर्तमान में जिस देश में रह रहे हैं ना ही उस देश के कागज होते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, जो राज्य विहीन व्यक्ति होते हैं उनको या उनके पास जिस देश से आए हैं उस देश के कागज नहीं होते हैं और जिस देश में रह रहे हैं ना ही उस देश के कागज होते हैं। तो जो इनकी संतानें हो गई ऐसी व्यक्तियों की, ठीक, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? राज्य विहीन व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक, समझ में आया आपको? राज्य विहीन व्यक्ति मतलब ना इस देश के कागज ना जिस देश से आए हैं उस देश के कागज, इनके जो बच्चे होंगे वो राज्य विहीन व्यक्ति कहलाएंगे। तो जैसे अभी मोदी जी कुछ टाइम पहले सीएए और एनआरसी लेकर आए थे, नागरिकता अमेंडमेंट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, और तो लेकर आए थे तो वो किस लिए था? इन्हीं के लिए था। जो बांग्लादेश से हमारे यहाँ पे रोहिंग्या बस गए वो क्या है? वो यही तो है राज्य विहीन, ना उनके पास बांग्लादेश के कागज हैं और ना ही भारत के कागज हैं। तो जो सीएए और एनआरसी आया था वो अप्रवासी के लिए था ही, लेकिन उनके अवैध अप्रवासियों के लिए। किसके लिए? सीएए और एनआरसी किसके लिए था? अवैध अप्रवासी। ठीक बच्चों, जो अवैध अप्रवासी होते हैं उनके लिए आया था कौन? सीएए और एनआरसी, जिसके बाद हमारे देश में काफी बवाल भी हुआ था। खैर वो बात पुरानी है, अभी आइए। ठीक, तो राज्य विहीन समझ लिया, जिनके पास ना अपने देश के कागज होते हैं और जिस देश में रह रहे हैं ना ही उस देश के कागज होते हैं। अब देख लीजिए बच्चों, शरणार्थी क्या होते हैं? जो शरणार्थी होते हैं बच्चों, यह किसी देश में सताए हुए व्यक्ति होते हैं। शरणार्थी कौन होते हैं? यह किसी देश के सताए हुए व्यक्ति होते हैं। वह सताया किसी भी प्रकार से जा सकता है। ठीक, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, किसी भी प्रकार तौर से सताए हुए व्यक्ति होते हैं जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में आ जाते हैं। ठीक, और इनके पास अपने देश के कागज तो होते हैं लेकिन जिस देश में आए हैं उस देश के कागज नहीं होते हैं। जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए, हिंदुओं को सताया जाता है, ठीक, सिखों को सताया जाता है। तो अगर पाकिस्तान से लोग आ गए हो भारत में तो ये क्या कहलाएंगे? शरणार्थी कहलाएंगे। ठीक, तो इनमें अंतर क्या है बच्चों? शरणार्थी में और राज्य विहीन व्यक्तियों में। तो देखिए बच्चों, जो शरणार्थी होंगे उनके पास अपने देश के कागज तो होंगे ही, लेकिन जिस देश में जा रहे हैं उस देश के कागज नहीं होंगे। और जो राज्य विहीन व्यक्ति होगा बच्चों, उनके पास ना तो अपने देश के कागज होंगे ना ही जिस देश में रह रहे हैं उस देश के। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नागरिकता का, नागरिक, अन्य देशीय नागरिक, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी। ठीक, तो अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने अनुच्छेद 5 पर। ठीक, हम लोगों ने कल देख लिया था क्या? अनुच्छेद 4 तक हमने देख लिया था। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग कहां पर आएंगे? आज हम लोग आएंगे बच्चों अनुच्छेद 5 पर। तो मैं इसको साफ कर दूं बच्चों, देखो डाल लीजिए बच्चों अनुच्छेद 5। एक सेकंड रुकना। ठीक, अनुच्छेद 5।
अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 5 या आर्टिकल 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 5 करता है अधिवास द्वारा नागरिकता की बात। किसके द्वारा? अधिवास द्वारा नागरिकता। ठीक। अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद 5 किसकी बात करता है? देखो बच्चों, अनुच्छेद 5 करता है अधिवास द्वारा। क्या अनुच्छेद 5 किसकी बात करता है? अधिवास द्वारा नागरिकता। ठीक। अधिवास मतलब डोमिसाइल द्वारा नागरिकता की बात कौन करता है बच्चों? अधिवास द्वारा नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 5। ठीक। या डोमिसाइल द्वारा नागरिकता की बात या सिटीजनशिप की बात कौन करता है? आर्टिकल 5। ठीक। यह क्या कहता है? तो देखिए बच्चों, यह कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि जिसका जन्म, क्या कहता है? जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के आसपास, ठीक बच्चों, भारत में हुआ हो और वह निम्न 3 कंडीशन पूरी करता हो। ठीक बच्चों, कौन कौन सी कंडीशन पूरी करता हो? तो देखिए बच्चों, अनुच्छेद 5 कहता है कि किसके बारे में बात करता है? अधिवास द्वारा नागरिकता के बारे में बात करता है। कौन? अनुच्छेद 5। ठीक। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के आसपास भारत में हुआ हो और वह इन 3 बातों को पूरी करता हो। गर्मी बहुत है बच्चों। ठीक। तो क्या करता है? इन 3 बातों को या इन 3 कंडीशनों को पूरी करता हो। नंबर 1, उसका जन्म भारत में हुआ हो। उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक बच्चों, दूसरी क्या है? उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरा क्या? संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक बच्चों, तो अनुच्छेद 5 किसकी बात करता है? अधिवास द्वारा नागरिकता की बात करता है। और क्या कहता है? कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के आसपास भारत में हुआ हो और वह निम्न 3 कंडीशनों को पूरी करता हो। कौन कौन सी कंडीशन बच्चों? नंबर 1, उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक। नंबर 2, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। और नंबर 3, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक बच्चों, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अधिवास द्वारा नागरिकता की बात, मतलब उससे अधिवास द्वारा नागरिकता दी जाएगी जो निम्न 3 कंडीशनों को पूरी करता है। देखिए, जिसका जन्म 26 जनवरी के आसपास भारत में हुआ हो। ठीक।
दूसरी क्या कहता है, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक बच्चों, तो समझ में आया। देखिए अब बताइए आप कि मान लीजिए अंग्रेज, ठीक, 1945 में, ठीक, या 1945 में अंग्रेज क्या नाइजीरिया से एक व्यक्ति को गुलाम बनाकर भारत लाए। अंग्रेज नाइजीरिया से 1945 में एक व्यक्ति को गुलाम बनाकर भारत में लाए। ठीक, तो जब संविधान लागू हुआ, क्या जब संविधान लागू हुआ बच्चों, उस टाइम वह भारत में रह रहा था। ठीक, क्या अंग्रेज किसी एक व्यक्ति को 1945 में नाइजीरिया से भारत में गुलाम बनाकर लाए, और जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम वो भारत में रह रहा था। तो क्या भारत का वो नागरिक होगा या नहीं होगा, बताइए आप लोग, कमेंट में डालिएगा बच्चों, वह भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। ठीक, तो हमने अनुच्छेद 5 देखा, अधिवास द्वारा नागरिकता की बात करता है कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के आसपास भारत में हुआ हो, ठीक, और वह निम्न 3 कंडीशनों को पूरी करता हो। कौन कौन सी कंडीशन बच्चों, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक बच्चों, तो उसको मिलेगी अनुच्छेद 5 के तहत अधिवास द्वारा नागरिकता। क्लियर। जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया है उसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। ठीक बच्चों, पानी पी लूं मैं, जब तक आप लिख लीजिए अनुच्छेद 5। गर्मी बहुत है बच्चों, तो समझ में आया आपको अनुच्छेद 5 या नहीं आया। आशा करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब देख लीजिए अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है बच्चों, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता की बात। क्या, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता की बात। अब देखिए बच्चों, ठीक, अनुच्छेद 6 देखिए बच्चों, अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है, देखिए बच्चों, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की बात। ठीक, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की बात। देखिए बच्चों, समझिए अब आप, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब क्या एक ऐसी लाइन खींच दी गई, एक ऐसी लाइन खींच दी गई, इस साइड वाले हो गए भारत, इस साइड वाले पाकिस्तान। ठीक, अब बच्चों जिनको भारत से पाकिस्तान जाना है वो जाएंगे, जिनको पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान जाएंगे, जिनको भारत अच्छा लगता है वो पाकिस्तान से भारत आएंगे। ठीक, ऐसा तो था नहीं कि दीवार खिंच गई, इस साइड किसी साइड रह जाएं, इस साइड के इसी साइड रह जाएं। ठीक, तो ऐसा तो था नहीं। तो जो अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 6 है वो क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से इधर से भारत में आने वाले व्यक्तियों की बात करता है। तो यह क्या कहता है बच्चों, इसमें एक डेट दी गई, तारीख दी गई 19 जुलाई 1948। ठीक, 19 जुलाई 1948 ये तारीख दी गई, और कहा गया कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गया वह भारत का नागरिक स्वतः ही हो जाएगा। ठीक,
जो इस डेट के पहले, क्या 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गया, वह भारत का नागरिक अपने आप हो जाएगा। ठीक। और जो इस 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आएगा, उसको एक कंडीशन डाल दी गई कि उसको पहले 6 माह तक भारत में रहना होगा। कितने माह तक बच्चों? 6 माह तक भारत में रहना होगा, तब जाकर वह भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल होगा। तो अनुच्छेद 6 कंफर्म हुआ। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की बात। ठीक। तो यहां पर क्या होगा, जो व्यक्ति भारत आना चाहते हैं उनके लिए एक तारीख दे दी गई 19 जुलाई 1948। ठीक। तो जो लोग इस तारीख के पहले भारत आ जाएंगे वह तो स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, और जो व्यक्ति इस तारीख के बाद आएंगे उनके लिए एक कंडीशन रख दी गई कि आपको पहले 6 माह तक भारत में रहना होगा, उसके बाद आप लोग नागरिकता के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक। अब देखिए बच्चों अनुच्छेद 7, यहीं पर अनुच्छेद 7 देख लीजिए। ठीक। अनुच्छेद 7 या आर्टिकल 7, अनुच्छेद 7 क्या करता है? जब देखिए बच्चों, ये तो हो गई पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात। अब देखिए अनुच्छेद 7 करता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की बात। अनुच्छेद 7 बच्चों किसकी बात करता है? भारत से पाकिस्तान जाने वालों की बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 7। तो देखिए बच्चों, आप सोच में पड़ गए होंगे, जो अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की बात, ये कैसा हुआ? देखिए बच्चों, अनुच्छेद 7 में लिखा तो यही है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की बात, लेकिन इसके अंदर अंतर्निहित एक चीज और है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति और पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले व्यक्तियों की बात। ठीक। कौन? अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले। मतलब जब बंटवारा होगा तो कुछ लोग बोले कि नया नया देश बना है, हम लोग वहां जाएंगे, रहेंगे, रुपए कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ठीक। क्या? अमीर हो जाएंगे लालच में। लेकिन क्या कहते हैं, लालच बुरी बला है। यहां से तो गए बढ़िया टीम टाम से कि हम वहां रहेंगे, वहां गए तो वहां खदेड़े गए, इस तरह खदेड़े गए कि लौटकर घर ही वापस आना पड़ा। ठीक। वो कहते हैं नए बहू के पाए लागे, वो तो नई नई चीज होती है तो सब कोई उसको देखने जाता है। ठीक। तो इसी तरह से तो बड़े शौक में तो गए देखने कि चलो नया देश है, नया देश है, नया देश है। जब वहां गए और लतेड़े गए तो वहां से फिर लौट कर वापस आए। तो ठीक। तो जो वहां से वापस लौट कर आए, अनुच्छेद 7 उन्हीं की बात करता है। क्या कहता है बच्चों? यह कहता है कि जब आप पाकिस्तान से वापस आओगे तो आपको एक वहां से परमिट लाना होगा, एक लेटर लिखवा कर आना होगा, लेटर लिखवा कर आना होगा जिसमें यह मेंशन किया गया हो कि आप कभी पाकिस्तान नहीं जाओगे। ठीक। क्या लाना होगा वहां से लेटर लिखवा कर कि आप कभी पाकिस्तान नहीं जाओगे, और इसके साथ साथ आपको 6 माह तक भारत में रहना होगा, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो क्लियर हुआ इतना। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अधिवास द्वारा नागरिकता की बात। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात। अनुच्छेद 7 करता है क्या? भारत से पाकिस्तान जाने वालों की बात। अनुच्छेद 8 किसकी बात करता है बच्चों? तो अनुच्छेद 8 बात करता है, अनुच्छेद 8 बात करता है बच्चों PIO की बात। अनुच्छेद 8 या आर्टिकल 8। ठीक। अनुच्छेद 8 किसकी बात करता है? PIO, पुस्तक में भारतीय मूल के
व्यक्ति। ठीक, अनुच्छेद 8 बात करता है कि पीआईओ को किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, या जो भारतीय मूल का व्यक्ति है उसको किस प्रकार से बच्चों नागरिकता दी जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 8 बात करता है पीआईओ की नागरिकता से। पीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। ठीक, या भारतीय मूल का व्यक्ति। यह कौन होता है इसको समझिए बच्चों। जो पीआईओ होता है इसके संबंधी जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता कभी भारत के नागरिक रहे हों। ठीक, क्या इसके संबंधी कभी भारत के नागरिक रहे हों। देखिए, जो पीआईओ होता है यह भारत का नागरिक नहीं होता है। ठीक, जो पीआईओ होता है बच्चों यह भारत का नागरिक नहीं होता है, लेकिन इसके संबंधी दादा दादी, नाना नानी, माता पिता यह कभी भारत के नागरिक रहे हों। ठीक, तो इसके आधार पर पीआईओ को नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 8 के आधार पर। उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए ऋषि सुनक हैं। ठीक, एक व्यक्ति का नाम सुना आपने, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक हैं। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? इंग्लैंड में हुआ। ठीक, इनके शादी कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। इनके बच्चे कहाँ हुए? इंग्लैंड में हुए। ठीक, इनके दादा दादी कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे, तो इनको इस आधार पर नागरिकता दी जाएगी। किस आधार पर? पीआईओ के आधार पर। ठीक, मान लीजिए ऋषि सुनक है, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। कहाँ के व्यक्ति हैं? इंग्लैंड के व्यक्ति हैं, लेकिन इनके दादा दादी, नाना नानी कभी भारत के व्यक्ति रहे होंगे, तो इनको पीआईओ के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, या भारतीय मूल के व्यक्ति के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अब इनको करना क्या होगा? तो इनको कुछ नहीं करना होगा, या जिस देश में रहते हैं इन्हें उस देश में जाकर जो भारतीय दूतावास होगा, कहां पर बच्चों? उस देश के भारतीय दूतावास में। कहां पर? भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराना होगा किसको? पीआईओ को। अगर पीआईओ कौन होगा? या पीआईओ यह भारतीय नागरिक नहीं होता है बच्चों, लेकिन इसके संबंधी कभी भारत के नागरिक रहे हों तो वह पीआईओ होगा। इसको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो इसको नागरिकता मिलेगी उस देश के, किस देश के? जिस देश में का व्यक्ति है उस देश के जो भारतीय दूतावास होता है उसमें पंजीकरण कराना होगा। अब उसकी भी कुछ कंडीशन होंगी, तो वो हम लोग 10 मिनट बाद से देखेंगे। कितने? 10 मिनट बाद से देखेंगे कि क्या कंडीशन है। ठीक बच्चों, ये तो हो गया अनुच्छेद 8। अब अनुच्छेद 9 देख लीजिए आप। एक अनुच्छेद 9 किसकी बात करता है बच्चों? तो अनुच्छेद 9 करता है नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात। ठीक, अनुच्छेद 9 यहीं पे डाल दीजिए, समाप्ति। ठीक, अनुच्छेद 10 व 11। ठीक, इसको समझा दूंगा, लिख नहीं रहा हूं मैं। ठीक, तो अनुच्छेद 9 किसकी बात करता है बच्चों? तो समझिए, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 9 है वह बात करता है नागरिकता की समाप्ति के बारे में। किसकी? नागरिकता की समाप्ति के बारे में। तो किस प्रकार समाप्ति होगी नागरिकता? तो बच्चों सिंपल है, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लोगे, भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या होगी? समाप्ति। मैं इसको आपको पहले ही बता चुका था जब मैंने बताया था कि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक, तो समाप्ति। अब अनुच्छेद 10 और 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10-11 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 10-11 कहता है बच्चों कि नागरिकता संबंधी अन्य कानून बनाने के लिए अधिकार देते हैं किसको? संसद को। या अनुच्छेद 10 और 11 संसद को यह अधिकार देते हैं कि वह नागरिकता संबंधी कानून बना सके। ठीक,
संविधान निर्माताओं ने तो इतना बना दिया कि हमने इतने बना दिए, 9-10 आपको अधिकार देते हैं कि अब भविष्य में जब जरूरत पड़े तो आप नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हो। ठीक, तो बच्चों बनाए भी हैं, तो संसद ने उसका उपयोग कर कर बनाया भी है। कौन सा बनाया है? नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, तो कौन सा बनाया बच्चों कानून संसद ने? तो संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। आज हालत बहुत बेकार हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 1 घंटा आपका हो जाए पाठ, क्या नागरिकता तो निपटा ही दूं। ठीक, और 15 मिनट 20 मिनट की बचा होगा क्लास। ठीक, नहीं तो हालत तो आप ही देख रहे हो। तो अनुच्छेद 10-11 कहता है, किसको अधिकार देता है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का बच्चों? तो संसद को देता है। देखिए कपड़े भीग गए हैं। ठीक, तो संसद ने इन शक्तियों का उपयोग कर कर कानून बनाया भी। कौन सा? नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक बच्चों, कौन सा बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955। और जो अभी आप CAA देख रहे थे, वो इसी नागरिकता अधिनियम में संशोधन था। ठीक बच्चों, जो मोदी जी लेकर आए थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं नागरिकता के बारे में। ठीक, इंक डाल लूं बच्चों? इंक वेट करिएगा आप लोग। ब्लैक और डाल लूं बच्चों? है 1 मिनट वेट करना बस। ब्लैक इंक किधर गई? ब्लैक इंक चलिए तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है बच्चों, क्या नागरिकता अधिनियम ठीक बच्चों, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 किसकी बात करते हैं? ठीक, धारा 3। तो धारा 3 बच्चों किसकी बात करती है? जन्म से नागरिकता की बात। ठीक बच्चों, तो धारा 3 किसकी बात करती है बच्चों? तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 हम लोगों के बारे में बात करती है। देखिए अभी तक तो अपनी बात नहीं हुई ना, अब यहाँ पर अपनी बात हुई कि जन्म से नागरिकता के। अब यह धारा 3 बताएगी कि जन्म से नागरिक कौन होंगे। ठीक बच्चों, कौन? जन्म से नागरिक कौन होंगे, मतलब ये हम लोगों की बात कर रही है। तो जिनका जन्म, ठीक,
देखिए बच्चों, जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ हो, ठीक, वह क्या होंगे बच्चों? वह भारत के जन्म से नागरिक होंगे। ठीक, धारा 3 क्या कहती है नागरिकता अधिनियम 1955 की, कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ हो, ठीक बच्चों, वो जन्म से नागरिक होंगे। मतलब ठीक, यह हमारे माता पिता की बात करता है। ठीक, अब पीढ़ी आगे बढ़ी, समय आगे आया, 1 जुलाई 1987 आई, तो फिर संशोधन किया गया। तो फिर किया गया तो जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच हुआ हो। ठीक, पहली कंडीशन क्या थी? 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच हुआ हो बच्चों, उनके माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ हो, जन्म हुआ हो उसका। ठीक, या 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच हुआ हो, उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा क्या कहता है? 3 दिसंबर 2003 के बाद। ठीक बच्चों, तो जिनका जन्म 3 दिसंबर 2003 के बाद भारत में हुआ हो, उनके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होंगे, तब वह जन्म से नागरिक कहलाएगा। तो कितनी कंडीशन है? 3। जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच हुआ हो बच्चों, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। तीसरी कंडीशन, जिसका जन्म 3 दिसंबर 2003 के बाद हुआ हो, उसके माता पिता दोनों का जन्म भारत में होगा, तब वह भारत का नागरिक कहलाएगा। यह कौन कहता है? यह नागरिकता अधिनियम की धारा 3 कहती है। क्लियर? आशा करता हूं क्लियर होगी। अब देखते हैं धारा 4। ठीक बच्चों, वंश के आधार पर नागरिकता। धारा 4 किसकी बात करती है बच्चों? धारा 4 ठीक बच्चों, वंश के आधार पर नागरिकता। तो देखिए बच्चों, जिसका जन्म ठीक 26 जनवरी 50 से 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत में हुआ हो। ठीक बच्चों, लिखना, मैं थोड़ा पानी पी लूं। धारा 4 क्या कहती है बच्चों? वंश के आधार पर नागरिकता। मतलब जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ हो, उसका पिता कभी भारत का नागरिक रहा हो। ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है जिसका जन्म 1960 में हुआ है। ठीक, क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जिसका जन्म 1960 में हुआ हो, वो विदेश जाता है
वहीं अपनी पढ़ाई पूरी करता है, वहीं अपनी शिक्षा पूरी करता है, एजुकेशन पूरी करता है, वहीं उसे किसी लड़की से प्यार मोहब्बत हो जाती है तो क्या वहीं शादी कर लेता है और वहीं उसको बच्चा हो जाता है। तो वो बच्चा कहाँ का नागरिक होगा? उस देश का नागरिक होगा। और उस बच्चे को अगर बच्चों भारत में नागरिकता चाहिए होगी तो उसे भारत में नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि ठीक उसके पिता का जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ था। किस आधार पर? वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ हो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? 10 दिसंबर 1992 के बाद, ठीक बच्चों, 10 दिसंबर 1992 के बाद। देखिए पहली में क्या है? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच जन्म हुआ हो, उनके उसका पिता भारत का नागरिक हो। गौर करिएगा बच्चों बात पे, ठीक। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ हो, उसका पिता भारतीय हो, माता नहीं पिता। लेकिन जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ हो, उसके माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं क्योंकि गर्मी बहुत है। ठीक, अब देख लीजिए बच्चों धारा 5, लेकिन फिर भी 3 बार बोल देता हूं, समझ में आ जाती होगी। ठीक बच्चों, धारा 5 देख लीजिए आप। धारा 5 कहती है पंजीकरण के आधार पर। ठीक, 2 प्रकार से होती है। ठीक, एक तो पीआईओ, दूसरा बता रहा हूं। देखिए बच्चों, पंजीकरण के आधार पर एक तो पीआईओ। पीआईओ कौन होता है? यह भारतीय नागरिक नहीं होता है, यह विदेशी नागरिक होता है, लेकिन इसके संबंधी कभी भारतीय नागरिक रहे हों। ठीक, तो इसको क्या करना होगा? मैं बता भी चुका हूं, इसको अपने देश के भारतीय दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना होगा। किसको? पीआईओ को। अब इसकी कंडीशन क्या है? तो मैंने बोला था मैं 10 मिनट से बताऊंगा, तो 10 मिनट हो गए। तो वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोई कंडीशन ना होगी तो सब लोग रजिस्ट्रेशन ना करा दें। तो कंडीशन यह है कि उसको 7 साल तक, कितने साल तक बच्चों? पीआईओ को 7 साल तक भारत में रहना होगा। ठीक बच्चों, कितने साल तक? 7 साल तक भारत में रहना होगा, तब वह भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल होगा और भारत सरकार उसको नागरिकता दे अन्यथा ना दे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है बच्चों, समझिएगा, सुनिएगा। दूसरा केस है प्यार मोहब्बत वाला केस। ठीक बच्चों, क्या? प्यार मोहब्बत वाला केस। ठीक, देखिए प्यार मोहब्बत वाला कैसे कि मान लीजिए भारतीय पुरुष को किसी विदेशी स्त्री से प्यार हो जाए। क्या? किसी भारतीय पुरुष को विदेशी स्त्री से प्यार हो जाए या विदेशी स्त्री को भारतीय पुरुष से हो जाए। यहां पर बच्चों पहली वाली कंडीशन ज्यादा फिट बैठेगी, क्योंकि भारतीय पुरुष का ही इतना बड़ा दिल है। भारतीय पुरुष ने, जो भारतीय पुरुष है उसने अपने दिल को संकुचित नहीं किया है, उसमें कोई भी आ जाए, आता जाए। ठीक, तो भारतीय पुरुष को किसी विदेशी महिला से प्यार हो जाए। ठीक, मान लीजिए आजकल की युवा भी यही करते हैं। सुबह से उठे, उन्होंने इंस्टाग्राम खोला और सर्च किया एंजेलिना, दिख गई ऑस्ट्रेलिया की एंजेलिना, दिख गई उनको। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया की एंजेलिना दिख गई तो उन्हें तुरंत फॉलो किया इंस्टाग्राम पर, वहां फॉलो एक्सेप्ट हो गया, बात हुई। बात कैसी हो रही है? एंजेलिना ने मैसेज किया, यहाँ ट्रांसलेट किया, गूगल ट्रांसलेट साइड में चल रहा है, ट्रांसलेट किया, लिखा, ट्रांसलेट किया, वहां भेज दिया। ठीक, मान लीजिए एंजेलिना प्यार में पड़ गई लल्लू लाल के। ठीक, एक तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि
रिलेशन होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। ठीक, जब तक हम लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझेंगे नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए इत्तेफाक से हो गई बात, शादी तक हो गई और एंजेलिना शादी करने के लिए तैयार भी हो गई। अब लल्लू लाल ऑस्ट्रेलिया को एंजेलिना को भारत में लेकर आया, तो उस एंजेलिना को भारत में किस प्रकार नागरिकता मिलेगी बच्चों? तो उसको पहले 7 साल तक भारत में रहना होगा। ठीक, किसको? एंजेलिना को। तब जाकर उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। देखिए किसी भी केस में हो सकता है, लड़की को हो जाए तो वो भी हो सकता है। उदाहरण देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण अभी हाल का ही, प्रियंका चोपड़ा। ठीक, प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका के निक जोनस से शादी की। अब यदि निक जोनस चाहें कि उन्हें भारत की नागरिकता लेनी है तो क्या उन्हें भारत में आकर पहले 7 साल रहना होगा, तब जाकर वो एलिजिबल होंगे भारत की नागरिकता के लिए। ठीक, तो समझ में आया आपको? दूसरा लल्लू लाल वाला अपना पीआईओ वाला। अब देखिए बच्चों, पंजीकरण के आधार धारा 5 हो गई। ठीक, अब देखिए बच्चों धारा 6 देशीयकरण के आधार पर। धारा 6 देशीकरण के आधार पर। ठीक, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 किसकी बात करती है बच्चों? देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। देखिए अब समझिएगा, अभी तक आपने जितनी भी नागरिकता देखी बच्चों, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं भारतीयों का जिक्र होता है। ठीक, अभी तक आपने जितनी भी नागरिकता देखी कहीं ना कहीं उनमें सब में भारतीयों का जिक्र होता है, भारतीय इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो ये देशीकरण के आधार पर होती है, यह इसमें भारतीय इन्वॉल्व नहीं, मतलब ये पूर्णतः उसी देश का नागरिक है। ठीक, मान लीजिए किसको? डोनाल्ड ट्रंप को भारत की नागरिकता लेनी हो तो वह किस प्रकार लेंगे? वह तो पूर्णतः अमेरिका थे, अमेरिकी हैं। अब उस डोनाल्ड ट्रंप को भारत की नागरिकता लेनी है तो किस प्रकार लेंगे? ये बात करते हैं देशीकरण के आधार पर। तो ठीक, तो इसकी के बारे में कौन बताएगा? धारा 6 बताएगी कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत की वो लेनी है क्या? नागरिकता, तो किस प्रकार लेंगे? धारा 6 में उसी का दिया है, देशीकरण के आधार पर। तो किस प्रकार लेंगे बच्चों? इनको भारत में 14 साल में से 11 साल तक, ठीक, 14 साल में 11 साल तो भारत में रहना होगा और 8B अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो। तो धारा 6 क्या कहती है बच्चों? नागरिकता अधिनियम 1955 की देशीकरण के आधार पर नागरिकता की बात करती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को भारत में आना है तो उसको 2 कंडीशनें पूरी करना होगा कि उसको 14 साल में से 11 साल तक तो भारत में रहना होगा और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा की जानकारी हो। इंग्लिश नहीं है अनुसूची 8 में, ठीक, इंग्लिश भाषा नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत में रहना चाहते हैं तो 14 साल में से 11 साल भारत में रहना होगा और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? धारा 6 क्लियर। अब धारा 7। धारा 7 बच्चों बात करती है किसी भाग के किसी भूभाग
के ठीक बच्चों, तो धारा 7 किसकी बात करती है? किसी भूभाग के समायोजन द्वारा नागरिकता की बात। क्या? किसी भूभाग के समायोजन द्वारा नागरिकता की बात। मतलब सिंपल है कि भारत ने किसी देश पर क्या अधिकार कर लिया, तो उस देश के नागरिकों को किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसकी बात करती है समायोजन द्वारा नागरिकता। जैसे मैंने बताया था सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया था, तो सिक्किम के नागरिकों को किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी वह बताता क्या? धारा 7। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब यदि बच्चों नागरिकता अधिनियम ठीक लोगों को नागरिकता देता है तो नागरिकता लेता भी होगा। ठीक, जब यह नागरिकता देने की बात करता है अधिनियम 1955, तो यह नागरिकता वापस लेने की भी बात करता होगा, तो करता है। तो देख लीजिए, जो बच्चों नागरिकता अधिनियम है यह 3 प्रकार से क्या करता है? 3 प्रकार से नागरिकता को वापस ले सकता है। नंबर 1 परित्याग, समाप्ति। तीसरा वंचित। ठीक, तो नागरिकता अधिनियम 1955 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। पहला परित्याग, दूसरा समाप्ति, तीसरा वंचित करना। तो परित्याग देखते हैं क्या कहलाती है। तो बच्चों परित्याग मतलब आप किसी देश के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक हो, आप भारत की नागरिकता से ऊब गए हो, तो आप चाह रहे हो कि मैं भारत की नागरिकता त्याग दूं। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? परित्याग बोलेंगे। ठीक, समाप्ति क्या होती है? अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो उसी टाइम आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसको कहते हैं समाप्ति। अब देखिए वंचित करना, इसको समझिएगा बच्चों, वंचित करना। ठीक, वंचित करना समझिएगा बच्चों। तो नागरिकता को कितने तरीके से बच्चों वंचित किया जा सकता है? तो 5 तरीके से वंचित किया जा सकता है नागरिकता को। ठीक बच्चों, कौन कौन तरीके से? गलत जानकारी देकर नागरिकता ली हो,
देखिए बच्चों, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर कितने तरीके से नागरिकता को वंचित किया जाता है। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है, गलत जानकारी देकर नागरिकता ली हो। ठीक, मतलब जैसे कि आप कोई विदेशी नागरिक हो, अब भारत में आपको कितना 11 साल रहना, 14 साल में से, तो आपने कोई फर्जी दस्तावेज इधर उधर से कर बनवा लिए। ठीक, और यह बात चल गई किसको, सरकार को पता कि आपने गलत जानकारी देकर भारत की नागरिकता ली है, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक, मतलब गलत जानकारी देकर आपने अगर नागरिकता ली है तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरी, अगर आपने संविधान का अपमान किया हो, ठीक, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तीसरा, भारत अगर युद्ध में हो, ठीक, क्या भारत अगर युद्ध में हो और आप शत्रु देश के साथ व्यापार कर रहे हो, मतलब आपने धरती से जमीन में भारत में सुरंग खोद के शत्रु देश में जाके पार्लेजी बेच रहे हो, ठीक, तो व्यापार हुआ, किसी भी प्रकार का व्यापार हुआ। ठीक, तो यदि भारत, ठीक, युद्ध में हो और आप शत्रु देश के साथ व्यापार कर रहे हो, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, वंचित की जा सकती है। देखो, आपको 2 साल से अधिक, 2 साल या 2 साल से अधिक का कारावास हो जाए या सजा मिल जाए। मतलब कोई युगांडा से कोई व्यक्ति आया, उसको भारत की नागरिकता मिल गई, बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, बढ़िया रात में पी खा के दारू पिए बढ़िया गाड़ी से जा रहा है और उसने रोड पे चलते आदमी को उड़ा, आदमी ने पड़ गया, सजा बोली 2 साल से अधिक का कारावास। तो क्या होगा, इनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसकी, युगांडा से आए उस व्यक्ति की, जिसने भारत की हाल में ही नागरिकता ली थी, खुशी खुशी में उड़ा दिया। ठीक, देखिए किन की समाप्त होगी, जिसने पीआईओ हो या देशीकरण के आधार पर या वंशक्रम के आधार पर ली हो। ठीक है, क्योंकि बच्चों जन्म से नागरिकता कभी समाप्त नहीं होती। और 5वां क्या है बच्चों, भारत का नागरिक हो और 7 साल तक भारत से बाहर हो, ना ही भारत से संबंधित कोई इंस्टीट्यूट से में जुड़ा हो, ना ही ऐसे कोई समूह में जुड़ा हो जिसका भारत सदस्य हो, जैसे WTO हुआ, LIO हुआ। ठीक, ना कि ऐसे किसी समूह में शामिल हो, सदस्य हो, जिसमें भारत सदस्य हो या भारत से संबंधित शिक्षण संस्थान से बाहर गया हो। ठीक, तो इस आधार पर उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गए 5 आधार। किस किस का आधार, गलत जानकारी देकर नागरिकता ली हो, संविधान का अपमान किया हो, भारत युद्ध में हो और भारत का नागरिक शत्रु देश के साथ व्यापार कर रहा हो, 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास मिल जाए या 7 साल तक भारत से बाहर हो जाए। ठीक, यहीं पे पॉइंट बना के लिख लेना बच्चों, इंपोर्टेंट है कि जन्म से नागरिकता कभी नहीं छीनी जा सकती। ठीक बात, क्या जन्म से नागरिकता, जन्म से नागरिकता कभी नहीं छीनी जा सकती है। ठीक बच्चों, इतना याद रखिएगा कि जन्म से नागरिकता कभी नहीं छीनी जा सकती है। तो बच्चों चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, कल से हम लोग देखेंगे भाग 3। ठीक बच्चों, ज्यादा लंबी क्लास हो गई, गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि कूलर पंखे बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, इतनी सुख सुविधाएं हैं नहीं कि कमरे में एसी लगवा लें, समझ रहे हो। अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो समय देखते हैं क्या होता है। तो अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।